हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 4.1 जो था हमारा, उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। उसमें जितने भी हमारे 8 क्वेश्चंस थे उसको हमें सॉल्व करके बताना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो समय को जाया ना करते हुए आज अपन लोग आगे जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसको अपन लोग आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, अपना देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमें सवाल दे रहे हैं, हमें क्या करना, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और उनको सॉल्व करके हमने आंसर निकालने हैं। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है हमारा? पहला सवाल है हमारा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आगे अपन लोग क्वेश्चन नंबर जो 2 है, दूसरे का पहला वाला है। इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास एक आयताकार भूखंड है, तो हम आयताकार भूखंड बना लेते हैं। ये आयताकार भूखंड है। आयत कैसा होता है दोस्तों? आयत होता है जिसकी आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है, क्या है इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल दे रहे हैं, क्षेत्रफल दे रहे हैं 528, कितना दे रहे हैं? 528 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया दे रहे हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो मैंने आपको तीसरे चैप्टर में बताया था और अभी मैं फिर से बता रहा हूं कि जिससे दुगना हो, जिससे तिगुना हो, उसी को हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। इसमें क्या कह रहा है, तो सबसे पहले लिख लीजिए कि हमें दे रहा है भूखंड का क्षेत्रफल, तो हम पहले लिख देंगे भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रहा है? भूखंड का क्षेत्रफल दे रहा है हमें 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे लंबाई की। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि चौड़ाई के दोगुने से, किसके? चौड़ाई के दोगुने से। यहां लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना। हमें लिख देंगे माना चौड़ाई बराबर, क्या लिखेंगे? हमें लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x। क्या लिखेंगे? चौड़ाई बराबर x। अब उसमें क्या लिखा है? चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। हमने क्या कहा था? जिससे अधिक उसको x मानेंगे और बाकी का दूसरे में। इसमें लिखा है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, क्या है? लंबाई। ध्यान लिख देंगे, तो लंबाई बराबर, क्या लिख देंगे? तो लंबाई बराबर, हम यहां लिखेंगे तो लंबाई बराबर, लंबाई कितनी हो जाएगी? उसमें लिखा है कि चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई के दोगुने से कितना है? एक अधिक है। तो बस देखो, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? यहां आएगा हमारा 2x + 1 मीटर। इसको भी हम मीटर मान लेते हैं और इसको भी हम मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हो सकता है थोड़ी आवाज धीमी आएगी। तो देखो इसमें क्या है, अपना आगे सवाल अपन लोग पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा है? इतनी है और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे रहा है। क्या दे रहा है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रहा है। अब चूंकि देखो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रहा है, हमने देखो लंबाई कितनी निकली? हमें लंबाई निकली है 2x + k1 और चौड़ाई कितनी निकली है? x मीटर। ठीक है, तो अब यहां पर जो हम लिखेंगे आयताकार भूखंड, क्या लिखेंगे? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो बेटा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो क्षेत्रफल तो हमें ऑलरेडी दे रहे हैं, लेकिन क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, तो कंडीशन हमने नोट कर ली। अब इसके माध्यम से द्विघात समीकरण बना देंगे। तो भूखंड का क्षेत्रफल दे रहे हैं 528, कितना दे रहे हैं? 528 बराबर लंबाई कितनी दे रहे हैं? लंबाई दे रहे हैं हमें 2x + k1 इनटू चौड़ाई की वैल्यू दे रहे हैं x। अब x के अंदर गुणा कर देंगे तो यहां पर आएगा 528 बराबर x, दो के अंदर गुणा होगा तो ये आएगा हमारा 2x² + kx। ठीक है, अब 528 में से लाइए किसका हो जाएगा? माइनस, तो इससे बचेगा 0, 2x² + का x और माइनस के 528। ठीक है, अब ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया है। इसको हमें सॉल्व करना है, इसकी गुणनखंड निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया द्विघात समीकरण। तो देखो द्विघात समीकरण हमारे पास बन चुका है। अब इसको हमें सॉल्व करके निकालना है, इसकी x मतलब लंबाई और चौड़ाई में निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? देखो हमने इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कहा था जिससे अधिक दुगुना हो उसको x मान देते हैं, बाकी क्या जो कह रहे हैं वो वाली कंडीशन लगी लागू। तो उसमें हम चौड़ाई को x मान दिया था, लंबाई के दोगुने से अधिक हो गई। ठीक है, और क्षेत्रफल हम ऑलरेडी दे रहे थे, वो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें लंबाई चौड़ाई गुणा किया, इसके माध्यम से हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है, हमें 528 जो है आगे की हमने क्या कहा था x² गुणा होता है बीच वाले पद में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो है सवाल
इसमें हम करेंगे 528। 528 में पहले 2 से गुणा करेंगे। 528 गुणा 200, 2 8 16, 2 दूनी 4 5, 2 5 10, 10 आएगा 10 56। अब हमें क्या करना है, 10 56 के निकालेंगे वेक्टर और इसके गुणनखंड करना है, घटाने पर 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1। तो कैसे आएगा देखो, अब हम भी बता दें। 2 से करो, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 6 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे हम, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, हम फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12 और फिर काटेंगे 2 6 12। तो यहाँ पर आएगा 3 से कटेगा 3, 2 यहाँ पर 2 से काट दिए, 2 3 6, 2 3 6, अब काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, फिर कटेगा 11 से, 11 एकम 11। ठीक है, हमें घटाने पर 1 लाना है। तो देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 11 ती 33। तो जब हम 33 में से 32 घटाते हैं तो कितना आएगा? 1। और जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 10 56। कितना आएगा? 10 56। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हमने फैक्टर निकाल लिए हैं, यहाँ लिख लेंगे अपन लोग फैक्टर। तो यहाँ चलेगा 0 बराबर में यहाँ आएगा 2x² प्लस यहाँ आएगा हमारा 33 माइनस के 32x और माइनस के 528। ठीक है, तो बराबर में 0 चल रहा है, ये होगा हमारा 2x² प्लस यहाँ आएगा 33x माइनस के 32x और माइनस के आएगा हमारा 528। ठीक, यहाँ पे आएगा 0 बराबर 2, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, x है तो x कॉमन ले लेंगे अपन लोग। x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2x प्लस के 33। ठीक, माइनस यहाँ क्या कॉमन ले लो, यहाँ कॉमन ले लो अपन लोग 16 क्या ले लेंगे? 16, 16 दूनी 32, x माइनस माइनस प्लस यहाँ कटेगा 33 बाद में। अब देखो ये दोनों कोष्टक सेम हुए तो इनको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 2x प्लस के 33 और दूसरा लेंगे हम x माइनस के 16। ठीक है, एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0, तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस के 33 बराबर में 0 और यहाँ पर आएगा x माइनस के 16 बराबर में 0। तो यहाँ पर आएगा x बराबर 1 प्लस के 16। ठीक है, और यहाँ पर जो x का मान आएगा, यहाँ पर आएगा x बराबर 33 प्लस का चलेगा माइनस का हो जाएगा और 2 के साथ 2 x के साथ गुणा होगा कुछ अंतर भाग, तो ये कितना आएगा? इसका मान निकलेगा हमारा, x का मान निकलेगा माइनस के 33। तो माइनस की वैल्यू हम लेते नहीं है और प्लस की वैल्यू हम ले लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी निकली? 16। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चौड़ाई बराबर क्या लिखेंगे? चौड़ाई, चौड़ाई क्या मान थी x, चौड़ाई कितनी निकली हमारी? 16 मीटर। ठीक है, आगे लिखेंगे तो लंबाई बराबर, लंबाई क्या मानी थी हमने? तो लंबाई, लंबाई हमारी 2x क्या है? 2x प्लस के 1। तो x की वैल्यू रख दीजिए 2 गुणा 16 और प्लस के 1। ठीक है, 16 दूनी 32 प्लस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 33। कितना आएगा? 33 मीटर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस सवाल को करना था, हमने कर लिया है। भूगोल में क्षेत्रफल दे रहे थे, लंबाई चौड़ाई जो हमने मान ली थी, इसके माध्यम से हमने द्विघात समीकरण बनाया और इसके गुणनखंड निकाले और हमने अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इसमें बहुत ही सरल सवाल है। इसमें बोला गया है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक जान लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे माना पहला, क्या लिखेंगे? माना पहला क्रमांक धनात्मक, माना पहला क्रमांक धनात्मक पूर्णांक बराबर हमने माना x। क्या माना? x। अब ध्यान रखेंगे दूसरा क्रमांक, क्या लिखेंगे? दूसरा क्रमांक धनात्मक, क्या लिखेंगे? धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक बराबर मान लिया हमने, दूसरा मान लिया x प्लस के 1। तो क्रम से मतलब क्या है? 1 2 3 4 क्रम से चलता है कि तो ऐसे क्या होता है? क्रमांक धनात्मक पूर्णांक होते हैं x, x प्लस के 1। ठीक है, अब जब इतना तो हमने मान लिए, ठीक है, अब इनके माध्यम से अपन लोग बनाएंगे विकर्ण समीकरण। ध्यान रखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक है, इनका गुणनफल 306 दे रहे हैं। गुणनफल का मतलब क्या है? x प्लस के 1 गुणा x बराबर कितना दे रहा है? 306। आप इसके ऐसे गुणा कीजिएगा, इसका इसमें उससे कोई मैटर नहीं है, बात एक ही बराबर होती है। इसका गुणा होगा x में से होगा हमारा x² प्लस के x से कम x और 306 प्लस के ऐसे आएगा माइनस हो जाएगा 306 बराबर में 0। तो ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, अब द्विघात समीकरण सॉल्व हो गया। अब इसमें क्या करना था? इसके निकालेंगे अपन लोग वेक्टर। अब क्या करेंगे? 306 के निकालेंगे वेक्टर। अपन लोग करेंगे 306। 306 के वेक्टर निकालेंगे, कितना आना चाहिए हमारा? 1 आना चाहिए घटाने पर। तो 306 को मैं आपके सामने निकाल रहा हूं। 2 1 2, 2 5 6 10 और 2 3 6।
5 3 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 5 6 15, 3 एकम 3, अभी फिर से कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 7 21, और यहाँ पर आएगा 17 एकम 17, तो 2 दूनी द्वितीय 6 6 3 18, तो आप क्या होंगे 18, जब 18 में 17 जाएगा तो एक बचेगा और आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 306, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 17 माइनस के 16x और यहाँ आएगा माइनस के 306 बराबर में 0। यहाँ आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा 17x माइनस के 16x और माइनस के 306 बराबर में 0। तो यहाँ पर x कॉमन निकला, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 17 और माइनस यहाँ हम ले लेंगे 16 कॉमन, तो 16 एकम 16, तो ये माइनस माइनस प्लस 16 से भाग करेंगे 306 में कटेगा 17 12 बराबर में 0, ठीक। अब देखो दोनों कोष्टक सेम है, इनमें से एक कॉमन ले लेंगे x प्लस के 17, दूसरा क्या है हमारा x माइनस के 16 बराबर में 0, एक बार इसके साथ 0 एक बार इसके साथ 0, यहाँ पर आएगा x प्लस के 17 बराबर 0, तो यानी x बराबर प्लस का है तो इस साइड आएगा माइनस का 17 हो जाएगा ये, और यहाँ पर x माइनस के 16 बराबर 0, तो यहाँ पर आएगा x बराबर प्लस के 16। हमने बताया था माइनस की वैल्यू लेते नहीं है, प्लस की वैल्यू हम उठा लेते हैं, ठीक है, ओके। तो x का मान निकल गया है 16, तो यहाँ पर आ जाएगा पहला पूर्णांक, पहला लिख लेना, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, आप क्रमांक से जानते क्रमांक से लिख सकते हैं, पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आ जाएगा x बराबर कितना है 16, तो यहाँ पर लिख देंगे दूसरा क्रमांक लिख देता हूँ मैं, ठीक है, दूसरा क्रमांक धनात्मक पूर्णांक क्या माना था हमने, पूर्णांक माना था हमने x प्लस के 1, यानी यहाँ पर कितना आएगा 16 प्लस के 1 बराबर 17, क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से करना था, ये सवाल तो और ही सरल था, ठीक है। क्रमांक धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, पहला होता है x, दूसरा मानते हैं x प्लस के 1, ठीक है। और प्रश्न अनुसार दोनों गुणनफल दे रहा है 306, हमने हल कर दिया, ऐसे हमारे एक द्विघात समीकरण बन गया, इसके हमने वेक्टर निकाले, इसके हमने x के मान हमने जो हमारा पहला और दूसरा था क्रमांक निकाले, वो क्रम से ही है 16 के बाद 17, ठीक है। तो आइए अब अपन लगाते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन और भी सरल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमने क्या कर लगा, उसमें लिखा है मां से 26 वर्ष बड़ी है, किसकी आयु, रोहन की जो मां है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लिखेंगे माना, हमें नहीं पता रोहन कितने साल का है, माना रोहन की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे, जब भी आयु वाले सवाल आते हैं पहले हम वर्तमान आयु मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु, हमने रोहन की वर्तमान आयु मान ली, हमने कितनी है x वर्ष, और उसकी मां की आयु कितनी है, मां की वर्तमान आयु से 26 वर्ष बड़ी है, मां की वर्तमान आयु कितनी कह रहे हैं, उसमें बोले x प्लस के 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है वर्ष। अब क्या कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष, 3 वर्ष पश्चात, अभी जैसे मान लो इतनी है तो इनका जो गुणा करेंगे 3 साल बाद तो 360 हो जाएगी, तो उसके माध्यम से बनाएंगे द्विघात समीकरण, यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, क्या लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, हमने मान ली उनकी उम्र आज x साल है और इनकी मां की आयु x प्लस के 26 है, ठीक है। तो अब 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु सिंपल सी बात है, रोहन की आयु 3 साल बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर आएगा x प्लस के 3, ठीक है। मां की आयु सिंपल सी बात है बेटा, जब मां की आयु बढ़ रही है, पुत्र की आयु बढ़ रही है तो मां की बढ़ेगी, पहले कितनी थी हमारी, आज x प्लस 26, यहाँ पे कितनी जाएगी 3 वर्ष बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर आएगा x प्लस के 29, कितना आ जाएगा x प्लस के 29 वर्ष, इसमें भी क्या लिखेंगे वर्ष, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक। क्या कह रहे हैं, 3 वर्ष पश्चात की आयु जो है उनका गुणनफल यानी x प्लस के 3 गुणा x प्लस के 29, 3 वर्ष पश्चात की जो आयु है इसका गुणनफल कितना कर रहे हैं वो 360, तो इनका जो गुणनफल है वो बराबर आ जाएगा 360, ठीक है, ओके। इसका गुणा कर दिए x का, तो x का होगा इस वाले ब्रैकेट में पहले x स्क्वायर प्लस के 29x, अब 3 का होगा इसी वाली कोष्ठक में बना, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 3x
प्लस 3 का होगा 29 में, तो हम 27 के साथ हाथ से लगाएंगे 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 87। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 29 और 3 जोड़ देंगे 9 3 12 22, तो आएगा 32x। कितना आएगा 32x और प्लस क्या आएगा हमारा 87, बराबर कितना चल रहा है हमारा 360। अब ये 360 प्लस का ऐसा आएगा, इसका हो जाएगा माइनस के 360 बराबर में 0। अब घटा दीजिए 360, 360 में से घटा दीजिए 87, तो 0 के माने 10 में से 7 गया 3 बचे, हाथ से लगाइए 1, 8 का हो जाएगा 9, 9 और 6 के माने 16, 16 में से 9 कितना बचेगा 7, हाथ से लगाएंगे 1, 3 में से 1 गया 2, ये आएगा 273। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस के 32x और माइनस के 273, क्योंकि माने संख्या बड़ी है बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें निकाल लेंगे दो माइनस के 276, 276 के निकालेंगे फैक्टर, निकाल लीजिए आप, जल्दी निकालिए। पूरी तबीयत ठीक नहीं है, मुंह में छाले वगैरह हो गए उस वजह से और खांसी भी आ रही है, तो आवाज थोड़ी हो सकती है, आपको ऊपर नीचे लग सकती है। ठीक है, अब मैं कोशिश करिए मैनेज करने की। तो हमने इतना हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया है, क्या बन गया है, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, इसमें क्या माइनस के 273 कैसे हम फैक्टर निकालने हैं कि घटाने पर आना चाहिए 32, कितना चाहिए 32, तो हम यहां पर पीछे निकाल लेते हैं, यहां पर निकाल देते हैं, कितने के निकालना है 273। ठीक है, तो 273 के निकालेंगे तो 7 3 10 और 2 12, 3 से चला जाएगा भाग 3 27, 3 से जाएगा 3 27, 3 एकम 3। ठीक है, अब जाएगा 7 से, तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और 7 3 21, अब जाएगा 13 से, कितना आएगा हमारा 13 एकम 13, अब ये कितना हमारा 7 3 21। ठीक है, तो अब 21 आ गया, अब घटाने में चाहिए 32, कितना चाहिए घटाने में चाहिए हमें 32। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात, हाँ ना ठीक है, आपसे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, ओके यहाँ तक ठीक है, गुणा किया हमने, ठीक ठीक, 273 प्लस क्या आएगा माइनस का आएगा, 360 प्लस का 67 बराबर में आएगा, इसका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 273, अब 273 का हमने जैसे गाढ़ा है 9 27, ठीक है, 7 एकम 7 7 3 13 एकम 13, तो 13 थी 39, देखो 13 थी 39, 39 यानी 39, 39 39 में 7 हटाएंगे कितना आएगा हमारा 32। ठीक, और गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 360। ठीक है, निकल आया, हमने सही किया था, कुछ गलत नहीं था। ठीक, अब इसके यहाँ पर फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक, आइए तो इसके यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे तो आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 32 को क्या लिखेंगे 39 माइनस के 7, 39 माइनस के 7 x और माइनस के 273 बराबर में क्या चल रहा है हमारा 0। ठीक है, इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस ये आएगा हमारा 39x माइनस के 7x और माइनस के 273 बराबर में है हमारा 0। ओके, अब इसके बाद हमारा है x स्क्वायर, तो पहले इसमें कुछ कॉमन लग रहा है तो ले लीजिए, x कॉमन आ रहा है तो x प्लस के 39 माइनस यहाँ पर 7 कॉमन ले लीजिए, तो आएगा x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कितना आएगा 39 बराबर में 0, 7 से भाग करेंगे। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे x प्लस के 39, तो यहाँ पर कितना बचा x और यहाँ पर बचा माइनस के 7 बराबर में 0, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, एक बार 0 ले लीजिए तो ये आएगा x प्लस के 39 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर आएगा x माइनस के 7 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ आएगा x बराबर माइनस के 39 जो कि हम लेते नहीं है, और यहाँ आएगा x बराबर प्लस के 27, हम प्लस की वैल्यू ले लेते हैं और माइनस की वैल्यू लेते नहीं है। ठीक है, तो x क्या माना था हमने रोहन की वर्तमान आयु, यहाँ पे लिख देंगे रोहन, रोहन की आयु, आयु पूछ रही वर्तमान आयु पूछ रही, वर्तमान आयु। ठीक है, तो रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान जो ऊपर माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु में क्या मानी थी x और x का मान कितना निकला 7, तो आ जाएगा 7 वर्ष। रोहन जो है वो कितना है 7 वर्ष का है अभी। अब निकाल दीजिए माँ की वर्तमान आयु, तो माँ की वर्तमान कौन सी वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु क्या थी x प्लस के 26 वर्ष, x की वैल्यू 7 प्लस के 26, 7 6 13 कितना आएगा 33 वर्ष, कितना आ जाएगा 33 वर्ष। उसकी जो माँ है वो है हमारी 33 वर्ष की, इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर किसी बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है भैया हमने ये क्यों नहीं लिया, ये इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हमने सबसे पहले वर्तमान आयु तो दे नहीं रहे तो उसको माना है, तो जो हमने माना है तो वही तो हमें निकालना होगा। अब इसमें 3 वर्ष पश्चात रहते हैं, इस कंडीशन के माध्यम से हमें द्विघात समीकरण
बनाना था, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या था, रोहन की वर्तमान आयु और माँ की वर्तमान आयु, जो कि हमने निकाल ली है 7 वर्ष और 33 वर्ष, ठीक है। आइए अपना वर्तमान आयु चेक करवा देता हूं मैं आपको। कई बच्चे कमेंट कर देते हैं भैया क्वेश्चन वाला में भी एक बार देख लीजिएगा, कभी कभी क्या होता है हो जाता है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके प्रश्न वाले 3 है, तो इसको का क्वेश्चन नंबर है हमारा, इसमें बस देखो इसमें जो उत्तर वाला बस हम समीकरण दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, x² प्लस के 32x माइनस के 273 बराबर 0, ठीक है। इसमें उन्होंने सिर्फ समीकरण बनाए हैं, अपन लोगों ने लेकिन इसको सॉल्व करके भी दिखाया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। फिर इसका दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है, दूसरे का 14 क्वेश्चन है, ये हमारी प्रश्नवाली 4 समय 1 का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सरल है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है ये क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 2025, ठीक है। 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 6 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। हाँ, तो सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि एक रेलगाड़ी, ठीक है बेटा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखो हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। इस प्रकार के सवालों में जो निकालना होता है हम वो मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप एक चित्र के माध्यम से समझिए कि जैसे हमारे पास ये ट्रेन की पटरी है, ठीक है। अब इस पर जा रही है एक रेलगाड़ी, क्या जा रही है, इस पर हमारी एक रेलगाड़ी जा रही है, क्या जा रही है, ये हमारी जा रही है रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी, ठीक, ये हमारी रेलगाड़ी है, ठीक, ये इसके डिब्बे हैं, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। ये हमारी है रेलगाड़ी, ठीक है, ये हमारी रेलगाड़ी है। अब ये रेलगाड़ी की जो है यहां से लेके यहां तक की जो कुल दूरी है, कुल दूरी हमें 480 किलोमीटर तय करनी है। कितनी करनी है, 480 किलोमीटर तय, ठीक है। तो इसमें बोला है कि 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से काटती है, ठीक है। तो देखो 480 किलोमीटर वो जाती है और फिर क्या होता है, यदि इसकी चाल जो होती है 8 किलोमीटर कम होती है तो उसकी तय करने में 3 घंटे लगते हैं। यानी यदि वो किसी चाल से पहले गई तो पहले गई उसको पता नहीं कितना समय लगा, लेकिन जब उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया गया तो आप बताओ उसको उसने 3 घंटे ज्यादा लिए। तो 3 घंटे ज्यादा लिए तो उसको हमें ये बताना है कि अगर उसने 3 घंटे ज्यादा लिए हैं 480 किलोमीटर दूरी तय करने में तो उसकी स्पीड कितनी थी, हमें ये बतानी है। जो ट्रेन थी हमारी, ट्रेन की स्पीड क्या थी। तो हमने सबसे क्या कहा था, हमें नहीं पता कितनी ट्रेन की स्पीड, तो हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल। हमने मान लिया रेलगाड़ी की चाल दे रहे हैं हमें x किलोमीटर प्रति घंटा, हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कुल दूरी हमें दे रहे हैं, कुल दूरी कितनी दे रहे हैं, कुल दूरी दे रहे हैं 480 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आपका सवाल समझिए। देखो एक सूत्र होता है, चूंकि मैं आपको समझा दूं, सूत्र होता है चूंकि समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब इसी सूत्र की मदद से इसको लगाएंगे। देखो कोई भी ट्रेन है जा रही है तो वो समय के अनुसार चलेगी कि नहीं चलेगी। जैसे मान लो पहली कंडीशन है प्रथम शर्तानुसार, हमें लिख देंगे प्रथम शर्तानुसार लिख दिया, प्रश्नानुसार लिख दिया, बात बराबर। तो प्रथम शर्तानुसार हम मान लेते हैं वो पहले जो थी रेलगाड़ी पहले वो x की स्पीड से गई। तो जैसे मान लो हमने मान लिया समय, पहला जो समय है t1, हमने मान लिया t1, यानी पहले जो समय है, पहले समय में क्या हुआ कि जो रेलगाड़ी चाल समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी समय बराबर दूरी, देखो समय बराबर ये समय t, समय को t माना और दूरी क्या है, दूरी हमारे पास समय रेखा ऑलरेडी दे रहे हैं। कितनी दे रहे दूरी, कुल दूरी हमारी 480, तो 480 समय बराबर दूरी बटे चाल। पहले चाल हमने कितनी मानी, x, कितनी मानी, x, ठीक है। हमने मान ली कि जो हमारी पहली कंडीशन जो पहले स्पीड थी ट्रेन की वो मतलब समय जो था वो t1 है और जो मतलब कुल दूरी तो वही है हमारी 480। जो स्पीड थी पहले थी इसकी x, कितनी थी, x, तो हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब आ जाइए द्वितीय शर्तानुसार। बहुत ही सरल सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग से सोचना, मैं दोबारा समझा दूंगा। द्वितीय शर्तानुसार मान लिया हमने, मान लिया t2। दूसरे समय में क्या हो रहा है, दूसरे समय में देखो दूरी तो हमारी उतनी है 480। अब क्या हो रहा है, पहले स्पीड हमने x मान ली, अब वो क्या है इसकी स्पीड हम 8 कम कर रहे हैं, कितनी करता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम।
तो हमने x माइनस के 8 को कम कर दिया, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब उन्होंने क्या कहा था कि जो कम हो रही है कितना लग रहा है, 3 घंटे अधिक लग रहा है। देखो बेटा ये भी समय है, ये भी समय है। अब एक चीज सोचिए आप कि ट्रेन की स्पीड पहले x थी, अब x से कम कर दी, तो देखो इस ये समय बढ़ा हुआ है, ये समय, सिंपल सी बात है, इसकी स्पीड कम कर दी है तो इसका समय ज्यादा, इसमें समय ज्यादा लगेगा और इसमें समय कम लगेगा, यानी बड़े वाले समय में से छोटा वाला समय घटा देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः, अतः क्या होगा t2 माइनस के t1 बराबर में आ जाएगा हमारा 3 घंटे। क्यों? क्योंकि जो हमारी पहले स्पीड थी x थी, x में से हमने 8 कम कर दी, तो जो ज्यादा स्पीड थी वो फिर कम स्पीड थी, और बराबर में जो है कि पहले ज्यादा समय लगा, तो जो बड़ा समय है बड़े समय में से हम छोटा समय घटा देंगे, बड़ा कितना आ गया हमारा 3 घंटे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब स्पीड 8 कम हो जाती है तो कितने घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, अब इनके मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो t2 का मान दे रहे हैं 480 बटे में x माइनस t1 का मान कितना दे रहा है 480 बटे में सॉरी t2 का मान दे रहा है x माइनस के 8, कितना दे रहा है x माइनस के 8 और यहाँ पे 480 बटे में x बराबर में चल रहा है हमारा 3। अब इसकी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके बटे में इसको हम करेंगे सॉल्व, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा x माइनस के 8 और यहाँ पे इनटू में x, देखो x माइनस के 8 से x माइनस के 8 कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 480 गुणा x, कितना आएगा x और माइनस यहाँ है हमारा 480 गुणा होगा इसमें x माइनस के 8 से, क्योंकि इसमें x से x कट रहा है और 400 x माइनस के 8 से गुणा हो जाएगा, और बराबर में चल रहा है हमारा 3, कितना चल रहा है 3। ठीक है, गुणा कर दीजिए, ये आएगा हमारा 480x, इसका x का अंदर गुणा होगा तो ये आएगा माइनस के 480x, और देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस, अब 408 से गुणा करेंगे 480 में तो आएगा पहले 0, 8 में 64 की 4 आंसर लगाएंगे 6, 8 को 32, 32 और 6 38, 3840। ठीक है, और बटे में देखो इसका गुणा कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 8x और बराबर चल रहा है हमारा 3। ठीक है, देखो ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, इसके बटे में एक मान कर देंगे हम क्या चीज गुणा, तो 3 गुणा होगा इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर और माइनस के 8 तिया 24x और बराबर में चलेगा हमारा कितना 3840, ये प्लस का ऐसा ले आइए माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस के 24x और माइनस के 3840 बराबर में 0। तो ये तो यह समीकरण बन गया है। ठीक है, अभी और सरल कर लीजिए, तो देखो इसमें सब में 3 से भाग जा रहा है, तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस के 24x और ये आएगा माइनस के 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 24, 24 और 0 का 0 बराबर में 3। अब 3 का भाग 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा सीधा समीकरण बनेगा x स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 1280 बराबर में 0। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण में क्या करना है, 1280 के हमें गुणनखंड निकालने हैं, घटाने पर आना चाहिए 8, कितना आना चाहिए 8। ठीक है, तो देखो 1280 के निकाल देते हैं लोग, 1280 फैक्टर निकालना है, घटाने पर आना चाहिए 8, निकालेंगे 2 6 12 2 4 8 0, 2 से काटेंगे 2 3 6 2 2 4 0, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2 16 2 32, 2 से काटेंगे 80 आएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 40, 2 से काटेंगे 20, 20 से 2 से काटेंगे कितना आएगा 10, 2 से काटेंगे कितना आएगा 5, 5 से 5 एकम 5। ठीक है, अब 1280 किया हमने, लाना है घटाने पर 8। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो जब हमारे 40 में से 32 जाएगा कितना आएगा 8, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 1280, कितना आएगा 1280। ठीक है, तो इसको मैं साफ कर देता हूं। ठीक, तो इसकी गुणा करके हमारे निकले कितना आएगा 1280। ठीक, मैंने आपको बता दिया है, तो इसको मिटा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अनुरूप सवाल भी लिखना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर हमने को फैक्टर निकाल लिए, तो हमने फैक्टर निकाल लिए, तो फैक्टर क्या आएगा हमारा, ये होगा हमारा x स्क्वायर माइनस 8, तो हम x लिख रहे हैं, क्या आएगा हमारा 40 माइनस 8, 40 माइनस 8x माइनस के 1280 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस का आएगा हमारा 8x माइनस के 1280 बराबर में 0। अब बाकी का यहाँ कर लेते हैं अपन लोग। ठीक, तो यहाँ कितना बचा है x स्क्वायर माइनस के दोबारा लिख लेते हैं 40x प्लस के 8x और माइनस के 1280 बराबर में 0। तो यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आएगा x माइनस के 40
और यहाँ प्लस के 8 कॉमन ले लीजिए, तो 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा x 8 का भाग जाएगा, तो ये कटेगा 8 से 32, ये 8 कॉमन ले लिया ना हमने, 8 से भाग करेंगे इसमें 40 बार हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा 40 बार में बराबर में 0। ठीक है, ये माइनस में प्लस। ठीक है, अब देखो ये दोनों कोष्ठक सेम हो गए, तो यहाँ पर आएगा हमारा x माइनस के 40 और यहाँ आएगा हमारा x प्लस के 8 बराबर में 0। तो एक एक साथ 0 ले लीजिए, x माइनस के 40 बराबर 0 और एक आएगा x प्लस के 8 बराबर 0। तो जब माइनस का है तो इस साइड आएगा प्लस का 40 हो जाएगा और इस साइड प्लस का, इस साइड आएगा माइनस के 8 हो जाएगा। तो माइनस का लेते नहीं है, प्लस का ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः रेलगाड़ी, क्या लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल था, बहुत ही सरल सवाल है, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। उसमें बोला गया था कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से जाती है, 480 किलोमीटर उसकी कुल दूरी थी। ठीक है, अब उसमें बोला गया था कि यदि इसकी स्पीड जो है वो 8 कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो मैंने आपको बता दिया, हमें नहीं पता इसकी पहले जो स्पीड थी कितनी थी, उससे 8 कम, कितनी 8 कम थी। तो हमने मान लिया उसकी स्पीड जो रेलगाड़ी की चाल थी x थी, कुल दूरी 480 ले रहे हैं। एक फार्मूला होता है, कोई भी दूरी समय तय कर दी जाती है तो एक समय के अंतराल में की जाती है, तो सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। हमने मान लिया प्रथम शर्तानुसार कि पहले जो समय था वो t1 था और t1 समय में 480 उसकी दूरी थी और जिसकी चाल थी x थी। द्वितीय शर्तानुसार हमने मान लिया कि जब उसकी स्पीड कम कर दी जाती है तो उसका समय t2 था, उसकी दूरी तो वही थी 480, उसकी कम कर दी गई x माइनस की 8। तो क्या करना पड़ेगा, हम देख सकते हैं यहाँ पर स्पीड कम हो रही है, यहाँ पर स्पीड हमारी x थी, तो इसमें से जब इसको घटाया जा रहा है तो ये बड़ा समय है, ये छोटा समय है। जब भी होती है तो बड़े समय में से छोटे समय को हम घटा देते हैं। अब देखो ये भी समय, ये भी समय, तो जब बड़े समय छोटे समय घटाएंगे तो यदि समय में से हमने जब समय घटाया तो जो मिलेगा वो भी तो समय होगा, तो बराबर में हमारे 3 घंटे लिख दिया हमने। ठीक है, अब बस इसकी हमने वैल्यू रख दी, इसके बटे में हमने मान के इसका एलसीएम लिया, इसके बाद जब से मैंने 2 का समीकरण बना दिया और इसके हमने बाद 1280 फैक्टर निकाले, फैक्टर निकालने के बाद हमारा एक आया था प्लस में x बराबर प्लस के 40 और एक आया था x बराबर माइनस के 8। तो हम कभी माइनस की वैल्यू लेते नहीं है, प्लस की वैल्यू हम लेते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप लोगों का पढ़ने का कैसा अनुभव है, हमारे साथ पढ़ने का, आपके पाठशाला के साथ पढ़ने का कैसा अनुभव लग रहा है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आपके माइंड में कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट्स ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं कॉल के माध्यम से। ठीक है, तो आप सभी लोग आकाश भैया की पाठशाला पर यदि नए आए हैं तो आप आकाश भैया की पाठशाला से जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको मैंने जो पढ़ाया है इसकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल आकाश भैया की पाठशाला पर उपलब्ध करा दी जाती है वीडियो आने से पहले। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहे और आप लोगों के अच्छे नंबर आए। ठीक है, बड़ों का सम्मान करिए और छोटों को प्यार दीजिए।